ओके, थर्ड जो इसमें पॉइंट आ रहा है, जो एग्जांपल आ रही है, वो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 की है। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन में ये गिवन होगा N2O4 से 2 मोल्स ऑफ NO2 डिकम्पोज होके बन रहे हैं। और बाकी आपने खुद ही काम करना है। आई मीन वंस अगेन वही स्टेप्स हैं सारे, कि आपको सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल मोल चाहिए, वो आप लिखोगे A मोल्स N2O4 के, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट के 0 मोल्स होंगे। फिर आप देखो कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे तो ए में से कुछ माइनस होगा, वो हम कहते हैं कि एक्स माइनस हो रहा है, ए माइनस एक्स। और प्रोडक्ट में अब आपने ये देखना है कि 2x हो जाएगा, बिकॉज आपके पास पहले मोल्स कितने हैं, 2। तो 2 टाइम्स x जो है वो कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे ज़रा आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अब आपने ये तो क्योंकि मोल्स हैं, इसकी बनानी है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए वॉल्यूम से क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और प्रोडक्ट में भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। तो अब आप के सी इसकी लिखें। के सी वैल्यू क्या होती है कि N2O4, जो आपके सॉरी प्रोडक्ट्स आपके कौन है, NO2। तो NO2 का स्केयर आ जाएगा ऊपर, और रेशो में नीचे कौन आ जाएगा, रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऊपर। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें। तो ये वैल्यू आपके पास है प्रोडक्ट की, ये आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर। और क्योंकि इसका स्केयर था, तो सेम वे में यहाँ पर भी आपने इसका स्केयर करना है। और नीचे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये आपने ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। और इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। तो आपने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि उसमें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन पुट होती हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे पुट हो गई। अब आपने सिंपली मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो यूज़ करने हैं, और एक फाइनल आंसर निकाल लेना है। तो वो कैसे यूज़ हो सकते हैं कि 2x, ये स्केयर एक्चुअली दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, अबव एंड बिलो द रेशो। तो 2x का हो जाएगा 4x स्केयर, और वॉल्यूम का स्केयर v स्केयर। और डिवाइड, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को इस फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। डिवाइड करके आप लिख सकते हैं a माइनस एक्स और v, राइट। अब आपने सिंपली क्या करना है कि 4x स्केयर ओवर v स्केयर को एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट रेशो जो है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ऊपर आ जाएगा, और a माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, इंटरचेंज हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब आपने सिंपली करना है कि ये वॉल्यूम इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपने अब फाइनल आंसर लिख देना है, ऊपर आ जाएगा 4x स्केयर, और नीचे आपका फाइनल आंसर में रह जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई विद a माइनस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा, और यही आपने इसकी इक्वेशन डिराइव करनी थी। नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है, एग्जांपल नंबर 4, जो कि है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। यहाँ पे भी ज़रा ख्याल कीजिए, मिस्टेक हो सकती है। और वो कहाँ पर होगी अभी आपको मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो अमोनिया बनता है। उसकी तरह आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी लिख लें, a मोल्स ऑफ N2, b मोल्स ऑफ H2, एंड देर आर नो प्रोडक्ट्स, आई मीन 0 मोल्स ऑफ अमोनिया। जब आप मैंने ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिख दी है वॉल्यूम से डिवाइड करके, तो आप इसको लिखेंगे a में से माइनस होगा x। यहाँ पर अगर आप देखें, b में से 3x माइनस होगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या थी, 3 थी। तो यहाँ पे 3x b में से आपने माइनस करना है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। और ये मैंने आपको बता दिया पिछले एग्जाम्पल में, क्योंकि अमोनिया के 2 मोल्स बन रहे हैं, इट मीन्स कि 2 टाइम्स x यहाँ पे बन रहा होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2x। तो वॉल्यूम से तीनों को डिवाइड कर दें, कॉन्सेंट्रेशन बना लें। उसी तरह केसी का फॉर्मूला यूज़ करें, प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे। और ये आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 2x ओवर वी होल स्केयर, a माइनस एक्स ओवर वी, b माइनस 3x ओवर वी होल क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप देखें, सिंपली आपने ये काम करें कि ये जो स्केयर है इसको दोनों पे अप्लाई कर दें, 2 पर भी, x पर भी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4x स्केयर ओवर v स्केयर, राइट। नीचे रह जाएगा a माइनस एक्स ओवर वी, इसको एज इट इज़ लिख लें। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसको क्या कर सकते हैं, इस पे अप्लाई ना करें क्यूब, इसको मतलब b माइनस 3x क्यूब कर दें, होल क्यूब। और ये क्यूब वॉल्यूम पे भी ले आए तो v क्यूब हो जाएगा। कुछ आपको मतलब कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये देखें। क्योंकि इसका स्केयर था 2x का स्केयर, तो वो हो जाएगा 4x स्केयर। वॉल्यूम पे स्केयर आया तो मैंने उसको लिख दिया v स्केयर, राइट। a माइनस एक्स ओवर वी को एज इट इज़ लिख दिया, a माइनस एक्स ओवर वी। b माइनस 3x ओवर वी होल क्यूब, इसको मैंने कैसे अप्लाई किया है कि ये क्यूब ऊपर वाली वैल्यू पे अलग लिया है, ये देखें, ऊपर वाली वैल्यू पे अलग लिया है, और नीचे वाली वैल्यू पे इसको अलग लिया है, v क्यूब अलग कर दिया, राइट। अब आप वही स्टेप करें जो हम करते आ रहे हैं कि वी एक्स 4x स्केयर और वी स्केयर ऊपर है, और नीचे कौन है, a माइनस एक्स, बी माइनस 3x होल क्यूब। अब ये v क्यूब और ये v,
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेसमेंट में क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा V4, तो रेशो के नीचे क्या आ जाएगा V4। क्लियर। अब वो स्टेप कर लें कि ये क्योंकि ओवरऑल डिवाइड हो रहा है तो 4x स्क्वायर ओवर v स्क्वायर ये डिवाइड लिख दिया, और a माइनस एक्स बी माइनस थ्री एक्स होल क्यूब ओवर v4 डिवाइड करके लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये v स्क्वायर नीचे है, v4 ऊपर है, तो ये इसकी 2 पावर 2 यहाँ पे बच जाएगी, यानी ऊपर v स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनल आंसर आपने लिख देना है 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद v स्क्वायर एंड देन a माइनस एक्स एंड देन b माइनस थ्री एक्स होल क्यूब। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर बन। ओके, नेक्स्ट एक इसमें रिलेशनशिप आ रहा है बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। तो पहली जो चीज़ वो बताई जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वो बिल्कुल सिंपल है, ये एक रिएक्शन बताया हुआ है। तो के सी इसकी आप लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऊपर है रेज टू पावर ऑफ कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नीचे है रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी, concentration of D raised to the power D, then concentration of A raised to the power A and concentration of B raised to the power B। मतलब इसका दोनों का सेम होता है। एक चीज़ इसमें जो बताई हुई है कि अगर आपके पास A B C D ये सारे अगर आइडियल गैसेस हों तो उस केस में जब आप इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो Kc की बजाय आप लिखेंगे Kp, एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे Kp। और क्योंकि गैसेस के क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, तो ये वो पार्शियल प्रेशर हैं कि Kp इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू पावर P। तो वही चीज़ है कि पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट्स के ऊपर होंगे और पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट्स के नीचे होंगे। क्लियर। और इसमें जो रिलेशनशिप बताया हुआ है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर दे दिए जाएं यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp दे दिया जाए तो और Kc दे दिया जाए तो उसका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, तो ये रिलेशनशिप आपने डायरेक्ट याद कर लेना है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा n। और इसका अभी यूज़ भी होगा, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 आ रही है उसमें इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे R क्या है, वही आइडियल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, डेल्टा n चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो आप कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। जैसे इंथॉल्पी निकालते हैं डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, उसी तरह डेल्टा एन आप निकाल सकते हैं, डेल्टा एन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, राइट। तो आगे चलते हैं, आगे एग्जांपल नंबर 2 आ रही है। एग्जांपल नंबर 2 में आपको बताया जा रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो कंबाइन होते हैं और अमोनिया बनाते हैं, ये बताया हुआ इन्होंने, ये कंबाइन होकर अमोनिया बन रहे हैं। वैल्यू आपको बताई हुई है के सी इन दिस रिएक्शन एट 500 डिग्री सी, जो आपका टेम्परेचर है ये आपको बताई हुई है 6.0 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2। ये किसकी वैल्यू है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू बताई हुई है। आपको क्या फाइंड करनी है, के पी की वैल्यू। तो बहुत सिंपल, अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज़्ड पावर डेल्टा एन होता है, तो यही रिलेशनशिप यूज़ करेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन, ये आ गया के पी की रिलेशनशिप, के सी आपको बताया हुआ है, के सी की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देंगे। आर आपने यूनिट यूज़ कर लेना है, वो क्या होगा 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर आपको जो बताया हुआ वो कितना था, 500 डिग्री सी था, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, 273 ऐड करके तो 773 केल्विन हो जाएगा। एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है वो क्या रह जाएगी, डेल्टा एन। तो डेल्टा एन को देखें कैसे आएंगे, अभी मैंने बात बताई डेल्टा एन क्या होते हैं कि प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो प्रोडक्ट के मोल्स यहाँ पर कितने हैं, 2, रिएक्टेंट्स के मोल कितने हैं, 3 प्लस 1। अभी ये आपको बताया था ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, तो 3 प्लस 1 कितने हो गए, 4। तो प्रोडक्ट के मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट्स के मोल हैं 4, तो 2 माइनस 4 ओवरऑल आपके कितने बन जाएंगे, -2। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर पुट कर देनी है रिलेशनशिप में, और इसका सिंपली आपने के पी की वैल्यू फाइनल निकाल लेनी है इसको मैथमेटिकल स्टेप करके, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। तो ये एग्जांपल नंबर 2 में कुछ ऐसा बताया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है, ये आपको 3 चीज़ें बताता है। एक तो डायरेक्शन बताएगा रिएक्शन की, फिर एक्सटेंट बताएगा, एक्सटेंट का मतलब होता है कि किस हद तक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, और दूसरा हम तीसरी पार्ट इसमें पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ अफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का यहाँ पे मतलब ये है कि रिएक्शन कभी फॉरवर्ड जाएगा कभी रिवर्स आएगा, तो वो केसेस हम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ेंगे जो कि आगे चल के आएगा। तो पहले इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड देन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।
तो सबसे पहले है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपको कैसे पता चलेगा रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड आएगा या रिवर्स आएगा? तो सबसे पहले उसकी केसी वैल्यू लिख लें। केसी वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन फॉर एनी रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपने एक काम करना है कि ये तो केसी की वैल्यू है एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम से पहले कोई टाइम है उस पर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालें। फॉर एग्जांपल आपकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है, लेस आ जाती है, तो इट मींस अगर आपके पास क्योंकि वो अभी तो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ, तो अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम बिफोर इक्विलिब्रियम कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स अभी कम है। तो फिर प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट फॉरवर्ड की तरफ बनते हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसका रिवर्स केस क्या हो सकता है कि आपने एट एनी टाइम वैल्यू निकाली अदर देन इक्विलिब्रियम टाइम, तो वो वैल्यू आपकी आ गई ग्रेटर। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू क्या आ गई? ग्रेटर आ गई। तो इसका मतलब कि अभी आपके पास एट एनी टाइम प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। प्रोडक्ट की अमाउंट जब ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए रिएक्शन कहाँ आएगा? रिवर्स की तरफ आएगा, क्योंकि केसी की वैल्यू कम हम बता रहे हैं एट एनी टाइम। लास्ट जो इसका केस बनता है कि जब रेशो इक्वल टू केसी आ जाए, यानी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की टाइम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल केसी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम होगा। तो ये तीन केसेस यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं, जो कि आपको इसको स्टडी करना है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है जो कि वेरी सिंपल है। इसमें आपने सिंपली देखें, ये नज़र आ रहा है कि एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, एथानॉल की बताई हुई है और ईस्टर की बताई हुई है, वाटर की, चारों की आपको कॉन्सेंट्रेशन बताई हुई है। ये आपको बताया हुआ है रिएक्शन। अगर आपको ये नहीं बताया हुआ तो आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये सोल्यूशन में है, तो इसका मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कैसे आप याद रख सकते हैं? ये एक्चुअली एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। इसमें ये होता है कि अल्कोहल और एसिड मिलके ईस्टर और वाटर बनाते हैं। तो सारों की कॉन्सेंट्रेशन आप लिखें कि इसी वैल्यू लिखें, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट्स के नीचे वैल्यूज़ लिखते हैं, और ये आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, राइट? So we will end up here, and we will start the extent of reaction in our next lecture.